Transport. What is transport? In biology, in life process, a substance is absorbed in one part of the body and is carried to the another part of its body. ठीक है, यानी कि सबस्टेंस को बॉडी के किसी एक पार्ट से उठाना और उसके दूसरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देना ही क्या होता है? ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप समझ सकते हो, अगर प्लांट की बात कर ले हम, तो प्लांट में जाइलम क्या करता है? रूट और रूट हेयर्स होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से. तो रूट ने एब्जॉर्ब किया और उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचा दिया, स्टेम लीफ तक पहुंचा दिया. तो ये ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है. तो इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. तो फिलहाल सबसे पहले भी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. एक तो है जाइलम और सेकंड क्या है? फ्लोएम. तो जाइलम है, ये क्या कैरी करता है? जाइलम वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है. तो जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ स्टेम. फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम कैरी फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो फ्लोएम कैरी फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल. तो यहाँ पे ये क्या है? फूड यानी ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. तो यहाँ ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ठीक है, जबकि वाटर मिनरल ये इनऑर्गेनिक बनाते हैं. अब बात कर लेते हैं जाइलम की. तो जाइलम है क्या? जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू. इट इज़ अ कंडक्टिंग टिश्यू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ. ठीक है, अब इस जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं. वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट है जाइलम वेसल, सेकेंड है ट्रैकीड्स, थर्ड है जाइलम फाइबर एंड लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा. तो ये 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा. तो जाइलम वेसल है क्या? जाइलम वेसल के बारे में देख लीजिए. ड्रम लाइक सेल्स होती हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड फॉर्म अ ड्रेन पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो ड्रम लाइक सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं और एक ड्रेन पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं. अब ये देखिए सेल है, तो सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन इनमें क्या है? जिनकी एंड वॉल है, या तो ये परफोरेटेड होगी या तो पूरी तरीके से डिजॉल्व होगी, या तो परफोरेटेड या पूरी तरीके से डिजॉल्व होगी. अच्छा, ये परफोरेटेड होने का या डिजॉल्व होने का क्या रीज़न होता है? क्योंकि अब देखिए ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला ना, वो नीचे से ऊपर. तो अगर ये परफोरेटेड नहीं होगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? साथ ही साथ ये डेड सेल्स होती हैं. जाइलम के तीनों कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही डेड कंपोनेंट्स होती हैं. डेड कंपोनेंट, जब भी हम सेल डेड कहते हैं, इसका मतलब यही होता है कि सेल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है. व्हेन अ सेल इज डेड देयर इज नो साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा केवल 1 कंपोनेंट ही इसका ऐसा है जो लिविंग होता है. तो इसमें एक तो आपने समझ लिया कि जाइलम वेसल क्या होती हैं. cells, drum-like cells placed one above the other and form drain pipe-like structure. Their end wall is either perforated or completely dissolved so that it can transport the water. These are the dead cells. ठीक है, made up of dead cells. अब सेकेंड देखिए ट्रैकीड्स क्या होती हैं. ट्रैकीड्स क्या है? These are the spindle shaped cells. ये स्पिंडल शेप के शेल्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पिट्स इन इट. और ये इसी पिट्स के थ्रू, PITS, ठीक है, तो ये जो पिट्स है ना, इन्हीं पिट्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट वन ट्रैकीड टू अनदर, ये पिट्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट कर लेता है. तो जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकीड्स आपको क्लियर हुआ. जाइलम फाइबर क्या होती है? फाइबर में डेड टिश्यूज़ हैं, जाइलम कंपोनेंट है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को. ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा. तो जब भी पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. तो जाइलम पैरेन्काइमा भी फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट द जाइलम, कि जाइलम टिश्यू में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट. ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो रूट जाइलम में वाटर पहुंचने के पहले कैसे कहाँ पहुंचता है. तो देखिए सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में जो होता है वो क्या, रूट हेयर्स हैं.
तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स के थ्रू होता है, और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा कौन सी प्रोसेस होगी, वो होगा डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से जो वाटर है सॉइल से होकर के कहाँ पहुँचेगा, रूट हेयर में। रूट हेयर में पहुँचा, इससे होकर के कहाँ आ गया, एपिडर्मिस में। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होना है। तो यहाँ जो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, ये हुआ क्या, ऑस्मोसिस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से सेल टू सेल वाटर मूव करेगा एपिडर्मिस में। फिर कुछ सेल्स कॉर्टेक्स की होती हैं, कॉर्टेक्स के बाद कहाँ पहुँचेगा ये, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकल में, और फिर फाइनली पहुँच जाता है रूट जाइलम में। ठीक है, तो जाइलम में वाटर पहुँच गया, अब इसका ट्रांसपोर्ट होना ऊपर स्टेम जाइलम में। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि प्लांट रूट है, रूट से वो पूरे स्टेम जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक ले लें और उसमें स्ट्रॉ डाल दें तो क्या पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, और प्लांट की हेड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे अपवर्ड हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट यहाँ तक कैसे हो पा रहा है, तो देखिए लीफ की बात कर लें, स्टेम तो लीफ में होता है क्या, स्टोमेटा प्रेजेंट होती हैं, और स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। तो सारा वाटर यहाँ पर क्या है, लिंक्ड होती है, वाटर यहाँ से लिंक होती है, उसमें एडेसिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी ऊपर खींचेगा, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ट्रांसपिरेशन पुल होगा और पानी सीधे सीधे ऊपर आता चला जाएगा। तो वाटर का कंडक्शन जो अपवर्ड हो रहा है, उतनी ऊंचाई पर वाटर कैसे चढ़ रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, ट्रांसपिरेशनल पुल फोर्स। तो किस फोर्स से पानी ऊपर चढ़ रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल फोर्स से। तो रूट जाइलम से वाटर पहुंच गया कहाँ, स्टेम जाइलम, फिर वहाँ से होकर के पहुंचेगा कहाँ, लीफ जाइलम में। ठीक है, तो इस तरीके का वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो कहाँ, सॉइल पार्टिकल है, जब रूट हेयर में आता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड देन सेल टू सेल मूवमेंट होता है किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड देन रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, और देन लीफ जाइलम तक पहुंच जाता है। कौन सा फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रांसपिरेशनल पुल फोर्स काम करता है। फ्लोएम को देख लेते हैं। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम लीफ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, and the transportation of the organic material from leaf to all the part of plant is called translocation. Important है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। तो फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लीफ में बना फूड, उसका ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लेकिन जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट टू द लीफ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है वाटर का, इसलिए वहाँ पर हम ट्रांसलोकेशन टर्म नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन किसके लिए बोलते हैं, फ्लोएम के लिए। जो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसलोकेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो फ्लोएम, जो फ्लोएम पार्ट है इसमें भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 में 3 कंपोनेंट आपका लिविंग है और यहाँ 1 डेड होता है, जाइलम का रिवर्स है। कौन कौन से कंपोनेंट है, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर होते हैं। यहाँ पर क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों आपका लिविंग है, और ये क्या है, डेड होता है, डेड सेल से बना होता है। तो सीव ट्यूब है क्या, हम इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये जो सेंटर पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका होगा सीव ट्यूब, और ये जो दिख रहा है साइड में सेल्स, ये हो गई कंपेनियन सेल्स। Sieve tube and companion cells are always associated to each other, so they are called sister cells. ये sister cells है, ये हमेशा साथ में ही प्रेजेंट होती हैं दोनों। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो sieve tube का न्यूक्लियस है at the time of maturity of it degenerate। जैसे sieve tube मैच्योर होता है इसका न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाएगा, तो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस सीव ट्यूब की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती हैं, तो ये ऑलवेज एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल बोलते हैं। अभी जो सीव ट्यूब में ये क्या है, ये सीव प्लेट्स होती हैं। सीव प्लेट जैसे छलनी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें होकर के सब्सटेंस इसके अक्रॉस में मूव कर पाता है। ठीक है,
फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम वही है, वो फूड को स्टोर करने का काम है स्टार्च और फैट के फॉर्म में। और फाइबर क्या है, डेड सपोर्टिव टिश्यू होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी हमें देख लेना है कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जो भी फूड लीफ में बना है ना, लीफ में जो भी फूड प्रिपेयर होता है, आपने पढ़ा कि प्रिपेयर होता है वो तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या कि फूड जो यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ आएगा, सीफ ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, यहाँ पर कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन होता रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रिपेयर हुआ है लीफ में वो सीफ ट्यूब में एक्यूमुलेट होता रहता है। तो फर्दर यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेना है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट है ना। तो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी मूवमेंट होता है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देन इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ा वेस्ट होगा, एनर्जी का यूज होता है। तो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ आया, सीफ ट्यूब में। सीफ ट्यूब में आया तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइपर कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो प्रेजेंट होगी यहाँ जाइलम, तो जाइलम से ये वाटर को एंडोऑस्मोसिस के थ्रू सीफ ट्यूब में एंटर कराएगा। तो एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर सीफ ट्यूब में आ जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ऑर्गेनिक मैटर भी है, वाटर भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगातार यहाँ का इंक्रीज कर रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये प्रेशर क्या होगा, अब यहाँ मूवमेंट होना शुरू होगा और ये अपने हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर मूव करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी। कैसे, ये सब समझना है। सबसे पहले फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द लीव्स, देन इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीफ ट्यूब। तो फूड ट्रांसपोर्ट कहाँ हो गया, सीफ ट्यूब में, और यहाँ पर एनर्जी का यूज हो रहा है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और फिर जाइलम से एंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर का भी एंटर हो जाता है कहाँ पर, सीफ ट्यूब में। ऑस्मोटिक प्रेशर लगातार इंक्रीज करता जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो हाई टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज द कंडक्टिंग टिश्यू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक और फूड मटेरियल, है ना। एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन बिकॉज फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। Having 4 components: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Sieve tube, companion cells both are called sister cells as they are derived from the same mother cell, and both are always associated because at the time of maturity the nucleus of sieve tube degenerate. At that time the nucleus of companion cell regulate the activity of sieve tube. Clear है, mechanism clear हो गया। यहाँ पे फूड बना, sieve tube में गया, वाटर एंड ऑस्मोसिस से गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा और हाई टू लो प्रेशर मूवमेंट शुरू हो जाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके लिए 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्ट मीडियम, दैट इज ब्लड। इम्पोर्टेंटली ब्लड की ज़रूरत है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ की ज़रूरत है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ में क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। और थर्ड लास्ट कंपोनेंट क्या है, पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट। तो ये 3 थिंग्स हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लड। ब्लड है क्या, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और जो pH ऑफ ब्लड है वो कितना होता है, 7.4। pH ऑफ ब्लड इज 7.4। 7.4 इसका मतलब ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। और अगर हम एवरेज क्वांटिटी की बात करें तो ह्यूमन में एवरेज 5 लीटर ब्लड होते हैं। ब्लड को हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो प्लाज्मा 55% पार्ट बनाता है ब्लड का, और जो 45% है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स।
ये सब 45% में आते हैं, जबकि प्लाज्मा 55% पढ़ना आता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द मेन लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा ही होता है, और इसमें कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वाटर कितना है 91.5%, प्रोटीन होता है 7%, और बाकी जो बचे हुए 1.5% में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ देखते हैं वाटर 91.5% है, प्रोटीन 7% है। प्रोटीन में जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन का क्या काम होता है? तो एल्बुमिन ये ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ग्लोबुलिन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और फाइब्रिनोजेन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो तीनों प्रोटीन के फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। एल्बुमिन इज अ प्रोटीन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एग वाइटनिंग। तो एग के वाइट पार्ट में भी एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड फाइब्रिनोजेन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे आरबीसी को। आरबीसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी रेड कलर का होता है। रेड ब्लड सेल इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेड कलर का होता है। और रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है क्या? हीमोग्लोबिन। तो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड होता है। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अगर बात करें 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है, तो फीमेल्स में लगभग 13 ग्राम और मेल्स में 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन होगा? 13 to 15 ml ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अभी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है ना, लंग्स से हमारी पूरी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी होना। ये सिंपली हीमोग्लोबिन के लिए है टर्म यूज होता है। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। थकान लगती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत कम होने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो कोई भी पर्सन एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो क्लियर हो गया आपको। और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया, टायर्डनेस और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। लाइफ स्पेन देखते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज, यानी कि लगभग 4 मंथ इसका लाइफ होता है। फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें सारी बोन मैरोज में आरबीसी प्रोड्यूस होती है। अगर एडल्ट्स में आरबीसी का फॉर्मेशन सिर्फ लॉन्ग बोन मैरो में होता है। लॉन्ग बोन मैरो में क्या आते हैं? स्टर्नम है, रिब्स है और फीमर, इसमें प्रोडक्शन होता है आरबीसी का। फॉर्मेशन टाइम की बात करें तो फॉर्मेशन टाइम कितना होता है? कितने टाइम लगता है बनने में? तो 120 आवर्स लगता है बनने में। 120 आवर्स में बन के तैयार होते हैं, और हर एक सेकेंड 2 लाख बनते रहते हैं। तो फॉर्मेशन रेट पूछा जाए तो रेट कितना होता है? 2 लाख पर सेकेंड। फॉर्मेशन टाइम कितना है? तो 120 आवर्स होता है। और फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो बोन मैरो में होता है। और नेक्स्ट यहाँ देखिए इनका शेप कैसा होता है। तो आरबीसी का शेप या सर्कुलर होगा या बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, तो मैमल में सर्कुलर या बाइकॉनकेव शेप होता है। कैमल और लेमा है जहाँ पर बाइकॉन्वेक्स शेप में होता है। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका एडवांटेज ये है कि सेल में सरफेस एरिया थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, और जिससे वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगी, है ना। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का एडवांटेज है। दूसरा देख लें तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एब्सेंट होता है, और जिस भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है वो क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए आरबीसी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए।
WBC is also called leukocytes. ल्यूकोसाइट WBC वाइट ब्लड सेल्स ये कलरलेस होती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं होता है। जो WBC है वो दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड इज अग्रेनुलोसाइट। इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर जब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, और यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है सो कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है सो कॉल्ड एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट है ना ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसे हम एसिडोफिल भी कहते हैं, तो एसिड बेस न्यूट्रल से याद रख सकते हैं, एसिडोफिल या इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जो बेसोफिल है ना, बेसोफिल कंसिस्ट ऑफ मास्ट सेल, मास्ट सेल से मिलकर बनी होती है जो कि कुछ केमिकल सिक्रेशन करती है, जैसे कि हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। ये जो केमिकल्स हैं इसका सिक्रेशन एलर्जिक रिएक्शन के समय होता है। तो बेसोफिल कंसिस्ट ऑफ मास्ट सेल एंड मास्ट सेल प्रोड्यूसेस हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अभी देखो अग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, जो अग्रेनुलोसाइट है ना यहाँ 2 टाइप की होती हैं, यहाँ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट आता है, ये WBC का टाइप है। और जो लिम्फोसाइट है यहाँ पर नॉर्मली एक न्यूक्लियस पाई जाती है, जबकि मोनोसाइट लार्जेस्ट होती है पूरी WBC में, सबसे बड़ी साइज़ किसकी होती है, मोनोसाइट की। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप होता है। ठीक है, और यहाँ लिम्फोसाइट के बारे में समझेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो WBC को ही हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स का काम क्या होता है, बॉर्डर को सुरक्षित रखना, है ना, तो प्रोटेक्ट रखने का काम करता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे लिम्फोसाइट है यहाँ पर ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रहा है, मैक्रोफेजेस हैं ये, है ना, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो इस तरीके से WBC हेल्प फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, इनका शेप या स्पिंडल शेप होता है या ओवल डिस्क शेप होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो इसका काम क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग। हम ओवरऑल देख लेते हैं ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है। तो एज हमने पढ़ा कि RBC में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसेस ट्रांसपोर्ट में, तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में हुआ और वो हमारे हर बॉडी सेल्स को पहुंचाता है ब्लड। ठीक है, और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसमें जो WBC है जिसे हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी कह रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी के डिफेंस में हेल्प करता है, यानी कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प कर रहा है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्लियर हो गए होंगे आपको, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म में ये सपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो जो मेन ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं वो क्या है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों में हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम करता है ये। तो सबसे पहले हम इनको वॉल के बारे में समझते हैं। तो आर्टरी की वॉल, ये आप देख रहे हैं, ये जो वॉल है ना, ये पूरी वॉल, इनकी वॉल मोटी है, थिक होती है, इनकी वॉल क्या है, पतली है, जबकि कैपिलरीज में जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, तो वॉल आर्टरी में क्या है, थिक है, वेन में थिन है, और कैपिलरीज में बहुत थिन होता है, वेरी थिन। सेकेंड, वॉल्व की बात कर लेते हैं। तो आर्टरी के अंदर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व वेन्स में प्रेजेंट है, कैपिलरी में भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो वॉल्व लगे हैं इसका काम क्या होता है, वॉल्व का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। जैसे हमारी पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है, तो कोई भी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ये ब्लड को ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, तो वॉल्व का काम क्या हो गया, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो वेन्स में केवल प्रेजेंट है, आर्टरी में, कैपिलरीज में नहीं होते हैं। ब्लड यहाँ पर कैसा फ्लो होता है, तो आर्टरीज में प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है,
इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। हमारे सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जहाँ पर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। वेन्स में सारी वेन हमारी बॉडी की इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज पल्मोनरी वेन दैट कैरीज इम्प्योर प्योर ब्लड। केवल पल्मोनरी वेन ही ऐसा वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, और रेस्ट सभी वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब कैपिलरी का क्या काम होता है, तो कैपिलरी क्या है, इधर आर्टरी है और ये वेन है, तो इसके बीच में जो जंक्शन है, जंक्शन बनाने का काम ये कौन है, ये कैपिलरी है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कैपिलरी का काम क्या होता है, जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं एल्वेओलाई में वो कैपिलरीज के अक्रॉस हो रही है, और जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी कैपिलरी में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये सारे काम जहाँ पर डिफ्यूज़न होने की प्रोसेस होती है वो सब कैपिलरी के अक्रॉस होती है। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, आर्टरी, वेन, कैपिलरी में वॉल्व एंड ब्लड, ये 3 पॉइंट्स में आप इसको कवर कर सकते हैं। ह्यूमन हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो मैस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो हार्ट मैस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है। पेरिकार्डियल कैविटी या इसका क्या काम होता है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक से प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, और साथ ही साथ में ये और क्या कर रहा है, ये फ्री मूवमेंट, हार्ट हमारा बीट करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है हार्ट, तो फ्री मूवमेंट के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर भी है, फ्री मूवमेंट करने देता है हमारे हार्ट को, ये पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट, इसका शेप कैसा होता है। तो लिखता है एनसीईआरटी की साइज ऑफ हार्ट इज लाइक अ क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी के जैसा इसका हार्ट शेप होता है। तो साइज में भी ये लिख रहा है कि क्या होता है, लाइक अ क्लेंच फिस्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी पहले हम इसके सारे पार्ट्स को क्लियर देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन से पार्ट्स हैं, उसके बाद हम पूरी मैकेनिज्म समझेंगे। ये पार्ट वेना कावा है, क्या है, वेना कावा या मेन वेन। मेन वेन के बाद ये क्या कनेक्टेड है, राइट एट्रियम, यहाँ से राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है इसका, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्लड आगे बढ़ता है, तो इसके बाद ये क्या जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से पल्मोनरी वेन है, फिर यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में इस जगह पे भी एक वॉल्व है, लेकिन ये बाइकस्पिड है, राइट में ट्राई, लेफ्ट में बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ आगे बढ़ना है, सिस्टमिक ऑर्टा, और इसके थ्रू पूरी बॉडी में जाना है। अब क्लियरली मैकेनिज्म समझ लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हमने 2 टर्म समझाना था, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल टर्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, हार्ट का रिलैक्सेशन डायस्टोल। सबसे पहले क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड कैरी कौन कर रहा है, वेन्स। तो सारी इम्प्योर ब्लड हमारे जो वेन्स है वो लेकर के आती है हार्ट में, अपर पार्ट से लोअर पार्ट से। तो जो वेन है, जो मेन हार्ट से कनेक्टेड है, राइट एट्रियम से कनेक्टेड है, वो क्या, वेना कावा, मेन वेन। ये इम्प्योर ब्लड को लेके आया, कहाँ दिया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ब्लड कहाँ आगे बढ़ गया, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होकर के। अब ये राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, इस प्रेशर से ये वॉल्व बंद हो जाता है, इसके प्रेशर से ये वॉल्व बंद हो जाएगा। और अब ये ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। इसमें भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, क्योंकि सभी जहाँ जहाँ इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होना है तो बैक फ्लो यहाँ पे हो सकता है, तो इसमें वॉल्व प्रेजेंट है। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब समझेगा, लंग्स को पल्मोन भी कहते हैं, और लंग्स से जुड़ी हुई आर्टरी और वेन को पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन कह रहे हैं, ठीक है। तो जब ब्लड हार्ट से निकल के जाता है लंग्स में, तो लंग्स में एल्वेओलाई है, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा,
ब्लड प्योर हो जाता है। अब ये प्योर ब्लड होकर के किससे, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है, कहाँ पहुँचाता है उसको, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा ये, तो ब्लड इस बाइकस्पिड वॉल से होकर के कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बंद हो जाएगा और ब्लड कहाँ पहुँचेगा, सिस्टमिक ऑर्टा में। और इसी ऑर्टा के थ्रू, ये मेन आर्टरी है, सिस्टमिक ऑर्टा को मेन आर्टरी कहते हैं, और इस ऑर्टा से होकर के जो ब्लड है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो होपफुली आपको पूरा ये मैकेनिज्म समझ में आया कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है। तो अभी आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे, मेरे पहले ही आप मन में बोल करके देखिए कि आपको तैयार हो गया। पहले क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है पूरी बॉडी पार्ट से कौन लेके आता है, वेना कावा, किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, अब ब्लड प्योर हो गया। प्योर ब्लड किससे होकर के, पल्मोनरी वेन से, कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से फिर सिस्टमिक ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक ऐसा कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट। एक कंप्लीट साइकिल में जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार फ्लो करे, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब कैसे हो रहा है, देखिए एक बार जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रही है और दूसरी बार ब्लड कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ब्लड यहाँ से निकल के गया और दूसरी बार बॉडी पार्ट से होकर के ब्लड हार्ट में आया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसका एडवांटेज क्या है, ये जो डबल सर्कुलेशन है इसकी वजह से जो ब्लड है वो सेपरेटली, इम्प्योर ब्लड पूरे राइट पार्ट में फ्लो कर रहा है, जो प्योर ब्लड है वो पूरे लेफ्ट पार्ट में फ्लो कर रहा है। तो ये जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है इसको सेपरेट करके रखता है ये डबल सर्कुलेशन, है ना। क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे फिश के अंदर क्या होता है ना, 2 चैम्बर हार्ट होता है, उसमें केवल एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये साइनस वेनोसस है, तो यहाँ से होकर के ब्लड ये एट्रियम में आता है और देन वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद ये ब्लड आगे बढ़ जाता है, आगे जाकर के गिल्स होती हैं, गिल्स में जाकर के गैसेस सेक्शन होता है। तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। अब यहाँ पर इम्प्योर ब्लड बॉडी से आया, हार्ट में गया, इम्प्योर ब्लड यहाँ पर हार्ट में गया, पूरे हार्ट में इम्प्योर ब्लड फ्लो किया और फिर आगे जाकर के गिल्स में जाता है जब ब्लड, तो गिल्स के पास ये वो गैसेस एक्सचेंज करके प्योर होता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, इसमें तो हार्ट में पूरे हार्ट में कैसा ब्लड फ्लो किया है, इम्प्योर ब्लड फ्लो किया है ना। ये सिंगल सर्कुलेशन होता है और ये क्या है, डबल सर्कुलेशन है कि हार्ट में 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है। तो फिश में पूछा जाता है सिंगल सर्कुलेशन, उसमें क्या है कि हार्ट में इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है। ह्यूमन में, बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पर एक साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट में आता है। इसका एडवांटेज ये है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड सेपरेटली फ्लो करती है हमारी पूरी बॉडी में, और साथ ही साथ में इसका क्या होता है कि जो जहाँ भी डबल सर्कुलेशन होता है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म होम्योथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, जबकि फिश क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब हुआ, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपना, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करते हम। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। बाहर अगर ठंड बढ़ती है तो हमें ठंड लगने लगती है, और बाहर अगर गर्मी पड़ती है तो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें गर्मी लगने लगती है। फिश और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इनके साथ क्या है, इनके हार्ट में ना मिक्स्ड ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि प्योर इम्प्योर कुछ ऐसा सेपरेशन है नहीं। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। जैसे कि फ़िश है वो कोल्ड में भी उसी वाटर में रह लेती है और समर में भी उसी वाटर में रह सर्वाइव करती है ना। फिश हो, एम्फीबिया हो या रेप्टाइल्स हो, ये सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड, जबकि हम लोग क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। और इसका रिलेशन इससे है, इसलिए मैंने बताया कि ये डबल सर्कुलेशन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या है, वार्म ब्लडेड है। ये जो डबल सर्कुलेशन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो राइट साइड वाला जो पार्ट है, पूरे राइट पार्ट में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये लास्ट में जाके किससे लिंक हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से लिंक हो रहा है। ठीक है। जो सेकेंड सर्कुलेशन उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या, लेफ्ट साइड का जो हमारा हार्ट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनाता है, क्योंकि यहाँ से लास्ट में ब्लड किस में कनेक्ट हो रहा है, सिस्टमिक ऑर्टा में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट, और ये पार्ट क्या हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट। और ये दोनों मिला के क्या हो गया, हमारा डबल सर्कुलेशन। हार्ट बीट क्या है, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट एक बार कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, इसी को बोलते हैं वन हार्ट बीट। ठीक है। बीट रेट की बात करें तो बीट रेट कितना होता है, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हम 72 टाइम्स बीट कर लेते हैं। हार्ट बीट का बीट रेट होता है। वहाँ पे ब्रीदिंग रेट पढ़ा था हमने, ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 15 to 18 पर मिनट होता है। ये क्या है, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होता है। अब जो हार्ट बीट है ना, ये बहुत फास्ट हो जाता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते वक्त बीट रेट बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का मिलना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हार्ट बीट रेट हमारा फास्ट हो जाता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज। अभी नेक्स्ट है क्या, पल्स। पल्स क्या होता है, देखिए पल्स का सबसे पहले हम बात करें, पल्स मेज़र हम कहाँ से करते हैं, तो लेफ्ट हैंड में थंब के साइड से नीचे आएंगे, तो यहाँ से हम पल्स को मेजरमेंट आराम से कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है जहाँ से हम मेजरमेंट पल्स का कर लेते हैं। अभी देखो पल्स है क्या, जब हमारा ब्लड हार्ट को छोड़ता है तो कहाँ जाता है, हार्ट से होकर के हमारी आर्टरी में जाता है, मेन आर्टरी से होकर के बाकी सारी आर्टरीज में जाता है। तो पल्स है क्या, जब आर्टरी एक्सपेंड करेगी तभी तो ब्लड उसमें जाएगा ना, तभी तो पल्स का फॉर्मेशन होता है। द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम ब्लड फोर्स इनटू इट, है ना, जब ये एक्सपेंड करेगी ब्लड इसके अंदर जाता जाएगा, और इसी को हम पल्स कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम ब्लड फोर्स इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। पल्स रेट कितना होगा, वो भी 72 पर मिनट होता है। पल्स रेट डिपेंड करता है साइज पर, तो ये साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही कम पल्स रेट होता है। जैसे कि अगर हम एडल्ट की बात करें, हमारी नॉर्मली हार्ट बीट रेट कितना होता है, 72 होता है। लेकिन एक छोटे बच्चे की बात करें, चाइल्ड की बात करें, तो वहाँ साइज़ छोटा है, वहाँ बीट रेट कितना है, 120 पर मिनट है। बीट रेट ज़्यादा है, साइज़ छोटा, बीट रेट ज़्यादा। ठीक है, वही एलिफेंट में देखें तो एलिफेंट में 25 पर मिनट है, जबकि वही माउस की बात करें तो माउस में 300 बीट पर मिनट होता है। हार्ट बीट को हम मेज़र किस में करते हैं, तो हार्ट बीट को हम मेज़र किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को मेज़र करते हैं। अभी एक नया टर्म है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर है क्या, द प्रेशर एट विच ब्लड इज़ फ्लो अराउंड द बॉडी थ्रू द हार्ट। तो हमारे आर्टरी का वो प्रेशर जिस पर ब्लड हमारे हार्ट को छोड़ के पूरी बॉडी में फ्लो करते, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एट विच ब्लड इज़ pumped around the body by heart. The pressure at which blood is pumped around the body by heart is called blood pressure. जो ब्लड प्रेशर है इसको हम मेज़र करते हैं किसमें, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में। ठीक है, मेज़र किससे करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज्ड प्रेशर होगा। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ेगा और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर।
जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा और इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा ना, द प्रेशर एट विच ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द ऑर्टा। तो सिस्टमिक ऑर्टा या मेन आर्टरी जिससे ब्लड हार्ट को छोड़ के बाहर आती है, तो कॉन्ट्रैक्शन के समय ब्लड हार्ट से बाहर आएगा। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन हार्ट इज रिलैक्स। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब हमारे आर्टरी पर जो प्रेशर दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? वो प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो देखो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा ही होगा कॉन्ट्रैक्शन के समय में 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और अगर हम ब्लड प्रेशर को बताएं तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर एक रेशियो होता है। ये सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक का ये रेशियो होता है 120/80 में हम इसको देखते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? 120/80। और हम हाई ब्लड प्रेशर को समझते हैं, इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, ये कब होता है? एक तो कॉज इसका ये है कि जब कोई हमारी नैरो आर्टरी है और उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाए, है ना, तो वो अगर कोई आर्टरी है वो नैरो होती जा रही है, आर्टरी का ये डायमीटर है वो थिन होती जा रही है, उसका नैरोइंग बढ़ता जा रहा है ना, कुछ डिपॉजिट वहाँ पर हो गया तो नैरो होती जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, वो प्रेशर आना शुरू होता है, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो कॉज हो गया नैरोविंग ऑफ द स्मॉल आर्टरीज। स्मॉल आर्टरीज के नैरो होने की वजह से जो प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। इसका इफेक्ट क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आर्टरी क्या कर सकती है? आर्टरी रप्चर कर सकती है। आर्टरी पर प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरी रप्चर कर सकती है ना, और रप्चर करके इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, और ये कैसे कॉज होता है? तो स्मॉल आर्टरी के नैरोविंग के प्रोसेस से ये कॉज होता है, नैरो होने की वजह से होता है। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो आर्टरी है वो रप्चर कर जाएगी और इंटरनल ब्लीडिंग कॉज होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।